Welcome to Doubtbusters. Guys, All India Bar Examination 2025 आप जानते ही हैं 30th नवंबर 2025 को होने वाला है। उसके अंदर सीपीसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे अपनी सीरीज बना चुके हैं। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे सीरीज अभी तक नहीं देखी है, so it's my humble request, you can go to our channel, you can also watch there. इस वीडियो के अंदर हम फिर से आपके लिए 15 क्वेश्चंस लेके आए हैं। हर क्वेश्चन के साथ ऑप्शंस होंगे और उन ऑप्शंस को हम सॉल्व करेंगे, मींस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपनी राइट आंसर को चूज करेंगे। सेम प्रैक्टिस करते करते आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगती है तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2025 देने वाले हैं, और वीडियो के एंड में आपका जो भी स्कोर आया है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना मत भूलिएगा। सो चलिए आज सीपीसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिक्री अंडर द सीपीसी। सीपीसी के अंदर क्या चीज डिक्री नहीं है? ऑप्शन ए रिजेक्शन ऑफ अ प्लेंट, ऑप्शन बी डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट, ऑप्शन सी डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144। गाइस ये 144 सीआरपीसी वाला 144 नहीं है, सीपीसी वाला 144 है। एंड ऑप्शन डी प्रिलिमिनरी डिक्री। क्या चीज डिक्री नहीं है? प्लीज रीड इट केयरफुली। हर वीडियो में हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूं ताकि आप अपने आंसर को चूज कर पाए, दैट इज करेक्ट आंसर को चूज कर पाए। सो यू हैव 5 सेकेंड, चूज द करेक्ट आंसर। Fast guys, please choose the right answer. The right answer is option B, dismissal of suit for default. अच्छा इस डिक्री बेसिकली क्या होती है? डिक्री होता है फॉर्मल एडजुडिकेशन, जो कंक्लूसिवली, आई शुड राइट इन शॉर्ट फॉर्म, कंक्लूसिवली डिटर्मिन करता है राइट्स को। राइट्स किसके? पार्टीज के राइट्स को, चाहे वो प्लेंटिफ के हों चाहे वो डिफेंडेंट के हों। तो फॉर्मल एडजुडिकेशन है जो कंक्लूसिवली डिटर्मिन कर रहा है राइट्स ऑफ पार्टीज, यानी कि पार्टीज के राइट को डिटर्मिन कर रहा है। अगर डिसमिसल ऑफ अ सूट फॉर डिफॉल्ट हुआ तो क्या आप उसे डिक्री मानोगे? क्योंकि यहां तो कंक्लूसिवली डिटर्मिनेशन हो ही नहीं रहा है और यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया नॉट अ डिक्री। सो ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन बी डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफॉल्ट इज नॉट अ डिक्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्रोविजंस ऑफ सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एक्सटेंड टू, यानी कि जो सीपीसी के कहां कहां पे सीपीसी यूज होता है, किस किस कोड के अंदर सीपीसी यूज होता है। ऑप्शन ए होल इंडिया, सारे इंडिया में। ऑप्शन बी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन सी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ नागालैंड। ऑप्शन डी होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड नागालैंड। फटाफट 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। कहां पे सीपीसी लागू होता है, कहां तक इसका प्रभाव है, मींस किस किस कोर्ट्स के अंदर सीपीसी का यूज होता है। 5 सेकेंड्स हैं आपके पास। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया। देखिए 2019 में आप जानते ही हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, JNK आई शुड राइट, एक बदलाव हुआ और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। क्या उससे पहले सीपीसी जम्मू और कश्मीर में लागू होता था, हाँ या ना? तो ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए होल ऑफ इंडिया। अभी तो सीपीसी सारे इंडिया में लागू होता है।
क्वेश्चन नंबर 3, अ फॉरेन जजमेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ सीपीसी? फॉरेन जजमेंट किस सेक्शन के अंदर डिफाइन है सीपीसी के? ऑप्शन ए सेक्शन 11, ऑप्शन बी सेक्शन 13, ऑप्शन डी आई मीन ऑप्शन सी सेक्शन 26, ऑप्शन डी सेक्शन 29. 5 seconds. फास्ट गाइस, फास्ट, क्योंकि देखिए सीपीसी के अंदर अगर आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट कि आपको एआईबी एग्जाम के अंदर बेयर एक्ट्स अलाउड है ले जाने, बट वहां पे आपको इंडेक्स पता होना चाहिए ताकि आप फटाफट वहां पे क्वेश्चन पढ़ते ही इंडेक्स में से चेक करके अपने करेक्ट आंसर को चूज कर पाए. सो अभी के लिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. सेक्शन 26 के अंदर फॉरेन जजमेंट मेंशन है. फॉरेन जजमेंट क्या होता है, सेक्शन 26 को लिए और आपको पता लग जाएगा. ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एक अच्छी बात है कि इट इज एन ओपन बुक एग्जाम वेयर यू कैन टेक योर बेयर एक्ट्स विद यू. सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, रेस जुडिकाटा इज बेस्ड ऑन विच लीगल मैक्सिम? अब रेस जुडिकाटा किस लीगल मैक्सिम के ऊपर आधारित है? खोलिए रेस जुडिकाटा, मैं आपको बता देता हूं रेस जुडिकाटा कौन से सेक्शन में मेंशन है. मैं बता देता हूं सेक्शन 11 में. अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए, सेक्शन 11 के अंदर रेस जुडिकाटा में मेंशन है. अब देखिए क्या उसके अंदर कोई लीगल मैक्सिम है, और वो लीगल मैक्सिम है तो वो क्या मैक्सिम है? ऑप्शन ए नेमो डेबिट बिस वेक्सेरिया, ऑप्शन बी यूबिस जुस इबी रेमेडियम, ऑप्शन सी इंट्रस रेपिब्यूलिका ut sit finis lithium, एंड ऑप्शन डी ऑडी अल्ट्रम पार्टम. 5 सेकेंड्स हैं आपके पास. सोचिए 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 सोचिए. नहीं आपके पास सीपीसी तो कोई बात नहीं, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं. ऑप्शन सी इंट्रस रेपिब्यूलिका ut sit finis lithium. इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है इट इज इन द interest of the state that there should be an end to litigation. सॉरी, litigation यानी कि लिटिगेशन का भैया कहीं पे तो अंत होना चाहिए. अगर रेस जुडिकाटा नहीं होगा तो केस पे केस आते जाएंगे. एक ने डिसाइड किया फिर दही वहीं आप उस सेम चीज को उठा के दूसरी जगह पहुंच जाओगे. एक्चुअली दैट इज अलाउड रिविजन में, अपील में, बट सेम चीज के लिए आप दोबारा केस लेके कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते हो. सो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज फटाफट लाइक कर दे, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, और शेयर तो करते रहें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ. क्वेश्चन नंबर 5 अंडर सीपीसी मेसनी प्रॉफिट रेफर्स टू, मेसनी प्रॉफिट रेफर्स टू किस चीज को कहते हैं मेसनी प्रॉफिट? ऑप्शन ए डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी रेंट ड्यू अंडर अ टेनेंसी, ऑप्शन डी कंपनसेशन फॉर पर्सनल इंजरी. किसे कहते हैं मेसनी प्रॉफिट? 5 सेकेंड्स, बहुत इजी है. आई गेस लास्ट वर्ड्स के लिए तो इजी है, जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत इजी है, क्योंकि बहुत पढ़ा है हमने मेसनी प्रॉफिट. व्हाट इज मेसनी प्रॉफिट? राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी. अगर किसी के पास कोई प्रॉपर्टी है और जिसका वो रॉन्गफुल पोजेशन है उसके पास, और उससे आए हुए, मैं आपको थोड़ा सा इजी करके समझाता हूं. मान लीजिए पर्सन ए, पर्सन बी, ए की प्रॉपर्टी है, ये कहता है ये ए है, ये बी है. ए कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, बी कहता है प्रॉपर्टी मेरी है, बट मान लीजिए प्रॉपर्टी ये है बी की. ए ने ऑक्यूपेशन कर लिया, पोजेशन ले लिया. अब इस ए को इस प्रॉपर्टी पे से $10 रेंट आता है. तो अब ये $10 रेंट, हालांकि बी की प्रॉपर्टी है, किसको आना चाहिए? बी को आना चाहिए, बट इसको रेंट कौन ले रहा है? ए ले रहा है. तो ये क्या हो गया? ये मेसनी प्रॉफिट हो गया, ए को जो मिल रहा है. बाद में अगर कल को डिक्री पास होती है, डिक्री आती है बी के फेवर में, तो ए को जो चुकाना पड़ेगा वो मेसनी प्रॉफिट भी जोड़ के चुकाना पड़ेगा. सो क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द प्रिंसिपल ऑफ रेस सब जुडिस इज कंटेन्ड इन. आपके लिए एक और क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना.
कि रेस सब्जुडिस कौन से सेक्शन के अंदर मेंशन है? सेक्शन क्या है? अरे यही तो क्वेश्चन है, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं, यही क्वेश्चन है, अभी सॉल्व करके दिखाते हैं फिर बताएंगे। बेयर एक्ट खोल लो, रेस सब्जुडिस कौन सा है पता लग जाएगा। अगर सेक्शन नहीं पता तो फिर तो आपको ढूंढते रह जाओगे बेयर एक्ट के अंदर। ऑप्शन ए क्वेश्चन सेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 10, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन सी सेक्शन 11, ऑप्शन डी सेक्शन 12। 5 सेकेंड्स यू हैव। अरे कहाँ जा रहा है भाई, यहीं खड़ा रहे। 5 सेकेंड्स गाइस, 5 सेकेंड्स। राइट आंसर इज सेक्शन 10 के अंदर रेस सब्जुडिस, सेक्शन 11 के अंदर रेस जूडी काटा, रेस जूडी काटा अभी हमने पढ़ा है ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज केप अपीलेबल, सॉरी कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो अपीलेबल है अंडर सेक्शन 104 ऑफ सीपीसी? आप फटाफट 104 सीपीसी खोल लो, 5 सेकंड से ऊपर मैं दूंगा नहीं, आपको भी वहीं पे इतना टाइम यूज करना, फटाफट आपको आंसर देना है। 104 सीपीसी के अंदर कौन से ऑर्डर्स अपीलेबल है? ऑप्शन ए एन ऑर्डर रिटर्निंग प्लेंट, ऑप्शन बी एन ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट, एंड ऑप्शन सी एन ऑर्डर ऑफ रिमांड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 5 सेकंड्स, फटाफट सोचिए। बताइए गाइस, बहुत इजी है, ऑल ऑर्डर्स। जब अपील की हम बात करें ना, चाहे फिर वो रिटर्न हो, रिजेक्ट हो या फिर रिमांड हो, सारे ऑर्डर्स 104 के अंदर आप अपील में जा सकते हो, रिटर्निंग प्लेंट में भी, रिजेक्टिंग प्लेंट में भी, या फिर रिमांड ऑफ एन ऑर्डर ऑफ रिमांड में भी आप सबकी अपील लगा सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। अभी हमने पढ़ा था रेस जुडिकाटा, रेस जुडिकाटा कहां पढ़ा था? सेक्शन 11 पढ़ा था, सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। सीपीसी याद रखना भाई, कहीं पता रहे कहीं और पहुंच जाओ। अब कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा क्या होता है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, अगर आपको पता हो तो थोड़ा कमेंट सेक्शन लिखना था यार, क्या लिख दिया कमेंट। बट अप्लाई कहां पे होता है? ऑप्शन ए इशू डायरेक्टली इन इशू, कोई भी इशू जिसके ऊपर इशू फ्रेम या फिर डायरेक्टली इशू के अंदर है वो। ऑप्शन बी मैटर्स एक्चुअली डिसाइडेड, ऑप्शन सी मैटर्स विच माइट एंड ought to have been made a ground of attack or defense, and option D none of these। बताइए भाई, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हो सकता है कंफ्यूजिंग आपके लिए, नो वरीज अबाउट दैट। चलिए कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। देखिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, मैटर्स विच माइट एंड ought to have been made a ground of attack or defense, उस पे अप्लाई होता है। अब देखिए एक बात सोचिए, एक मैटर, मान लीजिए एक केस है, मैं कैसे समझाऊं, मान लीजिए एक केस है, पिछला केस है, ऐसे समझाता हूं। ए पर्सन बी, ए ने बी के ऊपर केस किया, और मान लीजिए ए ने कहा कि भैया बी ने फलाना ठिकाना किया है, बी ने कहा ए ने फलाना ठिकाना किया है, ठीक है, कोर्ट के अंदर केस किया। अब डिक्री पास हो गई बी के फेवर में, ए तो केस को हार गया। अब ए दोबारा से कोर्ट के अंदर केस को लेके जाता है और कहता है जना फलाना ठिकाने के साथ साथ ठिकाना ठिकाना भी हुआ था। ओह माय गॉड, व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल। अब जैसा कहेंगे भाई साहब एक बात बताओ, जब आपने फलाना ठिकाना बताया तो ठिकाना ठिकाना उस टाइम पे क्यों नहीं बताया? आपने क्यों नहीं बताया कि ये भी है? क्योंकि ये तो आप बता सकते थे ना उस टाइम पे, ये उसका पार्ट है। तो इसी के लिए कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा हम आप पे लगाते हैं, और ये भाई ये बार करते हैं, आप केस नहीं ला सकते, इसको हटाओ, खत्म करो। सो इसीलिए कहते हैं कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। अंडर सेक्शन 9 सीपीसी खोल लो भाई साहब, सिविल कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई। सेक्शन 9 खोलो फटाफट और ढूंढना स्टार्ट कर दो ऑप्शन को देख के। ओनली क्रिमिनल केसेस, ओनली सिविल केसेस ऑफ स्पेसिफिक नेचर, ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड, और ऑप्शन डी ओनली मैटर्स अंडर स्पेशल एक्ट। बताओ भैया सीपीसी क्या कहता है? 5 सेकेंड्स है आपके पास, बहुत इजी है यार, बेयर एक्ट खोलो, ऊपर ही दिखेगा आपको, फटाफट दिखेगा ऊपर, और ऊपर दिखेगा आपको ये ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर अनलेस बार्ड। सेक्शन 9 कहता है भैया सिविल कोड जो होता है हमारा, जुरिस्डिक्शन उसका होता है सारे सूट्स पे, सारे सूट्स कौन से? सिविल नेचर के, अनलेस बार्ड, क्योंकि कोड क्या है? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ऐसे यार क्या कर दिया मैंने, सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर।
अब सिविल प्रोसीजर है तो भैया क्रिमिनल तो होगा नहीं, सिविल के स्पेसिफिक नेचर के तो नहीं होंगे, ऑन मैटर अंडर स्पेसिफिक डिफरेंट, मतलब स्पेशल डिफरेंट, कांट अंडरस्टैंड दैट। सो क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्रीज इज डेल्ट विद। अब डिक्री तो मेरे पास आ गई, ये डिक्री है, मान लीजिए डिक्री है, कोर्ट ने कहा ये सब हुआ और ये आपके फेवर में हुआ, स्टैंप लगा के दे दी। अब डिक्री तो मेरे पास आ गई, अब उस डिक्री का मैं क्या करूंगा? एग्जीक्यूशन करवाऊंगा भैया। एग्जीक्यूशन मतलब उसको रियल लाइफ में, रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन का मतलब होता है रियल लाइफ में एक्ट, उसे यूज करना। अब वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री कौन सी ऑर्डर में मेंशन है? ऑर्डर 21, ऑप्शन बी ऑर्डर 20, ऑप्शन सी ऑर्डर 22 एंड ऑप्शन डी ऑर्डर 23 है। थोड़ा ऑर्डर ऊपर नीचे हो गया एबीसी, मतलब मेरे ख्याल से तो 20, 21, 22 ऐसे होना चाहिए। ठीक है, चलो आप फटाफट 5 सेकंड्स है आपके पास, बताओ, बता दो भैया, बता दो। डिक्री को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए कौन सा ऑर्डर यूज होता है सीपीसी में? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑर्डर 21 बताता है कि भैया कि एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कौन करेगा। सो ऑर्डर 21 आपको ये सारी चीजें देता है। तो प्लीज अपने एआईबी एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ सीपीसी की बुक लेके मत जाना बेयर एक्ट को, उसे थोड़ा सा पढ़ के भी जाना कि कहाँ पे क्या क्या मेंशन है, सो यू कैन इजिली फाइंड दैट। आई होप दैट कि आप एक ही बार में सीपीसी मतलब एआईबी एग्जाम क्लियर कर ले। सो गाइस, बिफोर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और शेयर तो करते रहो, लाइक भी करते रहो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करते रहो। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। अ प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑप्शन ए सेक्शन 9 of CPC, option B order 7 rule 11, option C order 6 rule 15 and option D section 11 of CPC। बताओ भैया, प्लेंट का रिजेक्शन कौन से कहां पे सेक्शनों में लिखा है, कहां पे लिखा है? बता दो, बता दो, इजी है यार, प्रैक्टिसिंग लॉयर हो अगर आप और एआईबी दे रहे हो तो इजी है आपके लिए, बहुत बार आता है सर ये एप्लीकेशन लगानी है प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए, फिर उस पर सुनवाई होती है, फिर उस पर ऑर्डर रिजर्व किया जाता है जज साहब के द्वारा। द राइट आंसर इज 7/11, मतलब हमारे कोर्ट में अगर हम बात करें, कोर्ट में तो ज़्यादातर वकील साहब बोलते हैं कि बस जज साहब 7/11 की 7/11 की एप्लीकेशन लगानी कि इनका प्लेंट तो रिजेक्ट किया जाए, क्योंकि इनका प्लेंट इसलिए बार है, इसलिए बार है, फलाना के लिए बार है, दैट्स हाउ इट इज। सो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन बी ऑर्डर 7 रूल 11, प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है टेम्पररी इंजंक्शंस आर ग्रांटेड अंडर। टेम्पररी इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब होता है रोक दो, रोक दो भैया, रोक दो वरना हमारे साथ नाइंसाफी हो जाएगी। टेम्पररी इंजंक्शन कहां मेंशन है? ऑर्डर 39 रूल 1-2, ऑप्शन बी ऑर्डर 38 रूल 5, ऑप्शन सी ऑर्डर, ये नहीं पता भैया क्या लिखा है ना, 10 और 5 मेरे ख्याल से 50 होगा भाई ये, या 40 होगा। रूल 11 एंड सेक्शन 100 सीपीसी, बता दो यार, रोमन गिनती ना बड़ी कमजोर है मेरी, सो आई कैन नॉट टेल यू दैट कि ये एक्स और एल शायद 40 बनता है या 50 बनता है, अपने आप देख लेना भाई। ये तो पता है, ये 1 2 3 30, 30 और 9 39, 30 और 8 38, और बाकी ये देख लेना। 5 सेकंड, 5 सेकंड फटाफट। कहीं अगर हम बात करें टेम्पररी इंजंक्शन की, वो मेंशन है 39(1)(2। एक एप्लीकेशन लगती है जब भी आप कोर्ट में अपनी प्लेंट को लेके जाते हो, तो बहुत सारे जज साहब 39(1)(2) की एप्लीकेशन लगाते हैं ताकि आपको उनको टेम्पररी इंजंक्शन मिल पाए। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13। 13 कहता है एन एक्स पार्टी डिक्री कैन बी सेट असाइड अंडर, मान लीजिए पर्सन ए और बी है, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छा समझ में आता है, पर्सन एक ए और बी है, ए ने बी पे केस किया, बी, ये हमारे जज साहब है, ये बैठे जज साहब बैठे हुए, जज साहब ने कहा बी को बुलाया जाए, बी नहीं आया, जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, दूसरा चांस तो बुलाया जाए, नहीं आया, जज साहब ने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस तो बुलाया जाए, जज फिर भी नहीं आया, ए ने कहा जज साहब बहुत हो गया, आप बहुत चांस दे रहे हो, एक काम करो एक्स पार्टी कर दो, एक्स पार्टी मतलब उसको पार्टी मत बनाओ इसका, और सीधा मेरे फेवर में आप कर दो। जज साहब ने एक्स पार्टी कर दिया। अब जज साहब ने एक्स पार्टी कर दिया, फिर बी को कभी भूले बैठ के याद आया, मतलब लिमिटेशन पीरियड भी होता है गाइस, ऐसा नहीं कि मतलब भूले बैठ के 10 साल बाद याद आ रहा है। बी ने कहा
जज साहब, मेरे मामा की शादी थी तो मैं वहां गया हुआ था, तो मुझे मिला नहीं संबंध, तो मैं नहीं आ पाया, प्लीज जज साहब एक्स पार्टी मत करो, इसे सेट असाइड कर दो एक्स पार्टी। तो जज साहब के पास उस टाइम डिस्क्रिशनरी पावर होती है। अब वो किस में दी है, कहां पे मेंशन है? ऑप्शन ए सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी, ऑप्शन बी ऑर्डर 9 रूल 13, ऑप्शन सी ऑर्डर 21 रूल 1, ऑप्शन सी आई मीन ऑप्शन डी सेक्शन 100 सीपीसी। बताओ भाई साहब, कहां पे मेंशन है एक्स पार्टी डिग्री को सेट असाइड करना? बता दो भाई साहब। बी कौन है? बी है डिफेंडेंट। बी है डिफेंडेंट जो मामा की शादी में गया था, भूला भटका याद आ गया, जज साहब के पास पहुंच गया, हाथ जोड़ते हुए पैर पकड़ते हुए, जज साहब मुझे माफ कर दो, एक्स पार्टी मत करो। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑर्डर 9 रूल 13 के अंदर एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड करने के प्रावधान मेंशन है। यहाँ पे जज साहब कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप खुश मत होना, खुश मत होना कि भाई मेरा वाह मैंने एक्स पार्टी ले लिया। एक्स पार्टी आपने ले लिया, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ, मतलब ज्यादा खुश मत होना। बी कभी भूला भटकाया, उसने ऐसा जज साहब को घुमा दिया, रोता भी, तो जज साहब उसको उसका रोना देख के उसको माफ भी कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल, होता है बहुत बार ऐसा कोर्ट के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14। कई सीपीसी बहुत मजेदार है, मतलब अगर आप सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे सीपीसी, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है अक्सर लॉ स्टूडेंट्स को, बट अगर आप पढ़ोगे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू जजमेंट? अभी हमने पढ़ा था डिक्री, ऊपर डिक्री पढ़ा था, जजमेंट है, क्या चीज जजमेंट नहीं है अंडर सीपीसी? ऑप्शन ए स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स फॉर अ डिक्री, डिक्री के ग्राउंड पे जो स्टेटमेंट दी गई है, क्या वो जजमेंट है? ऑप्शन बी रीजंस रिकॉर्डेड बाय द जज, क्या वो जजमेंट है? ऑप्शन सी एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ट्रायल, क्या वो जजमेंट है? ऑप्शन डी फाइंडिंग ऑन इश्यूज, क्या वो जजमेंट है? बताइए भाई, क्या जजमेंट नहीं है? सॉरी, जजमेंट नहीं है, क्या चीज जजमेंट नहीं है? 5 सेकेंड्स है भाई साहब, क्या जजमेंट नहीं है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स फॉर अ डिक्री, जज साहब जो डिक्री दे रहे हैं, यार डिग्री नहीं दे रहे हैं, जज साहब का डिग्री देंगे, कॉलर डिग्री देगा, डिक्री दे रहे हैं और बता रहे हैं ये डिग्री मैं इसलिए 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 दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है जजमेंट हुआ, क्योंकि वो पढ़ के सुना रहे हैं ना कि भाई मैं इसलिए इसलिए ये उनकी रीजनिंग है, ठीक है, ये भी हुआ, तो ऑप्शन ये तो हटा दो। रीजंस रिकॉर्डेड बाय द जज, अब जज सब बता रहे हैं कि डिग्री डिक्री मैंने इसलिए रिकॉर्ड की क्योंकि इन्होंने ये दिया, ये पक्ष में ये दिया, ये सब सबूत गवाह सबको सुनने के बाद, तो ये भी जजमेंट हुआ। एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ट्रायल, आप एक बताओ, ट्रायल चल ही रहा है, उस ट्रायल के दौरान एविडेंस हुआ, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, फलाना हुआ, एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट हुआ, फिर उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, इन सब चीजों को किया, अब क्या ये जजमेंट हुआ? नहीं भैया, ये जजमेंट नहीं हुआ, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एविडेंस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग ट्रायल वो जजमेंट नहीं होता, वो एक ट्रायल का पार्ट होता है, समझ में आया? उसके बाद जो स्टेटमेंट दी जा रही है डिक्री पे या फिर रीजन दिए जा रहे हैं जज के द्वारा, वो जजमेंट हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 15। द इनहेरेंट पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट आर प्रोवाइडेड अंडर, अब इनहेरेंट पावर कहां मेंशन है? बता दो फटाफट, बहुत इजी क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इजी है। अगर आप लॉ को प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा, हर अगर आप सिविल सूट डालते हैं तो हर बार वो सेक्शन यूज होता है ज्यादातर। सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 151, सेक्शन 152, बहुत इजी है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत इजी। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो मैं जानता हूं आप आंख बंद करके भी करेक्ट कराओगे। द राइट आंसर इज सेक्शन 151। सेक्शन 151 टॉक अबाउट इनहेरेंट पावर, इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड, इनहेरेंट पावर ऑफ सिविल कोड। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस आज आपने देखे 15 क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सेक्शन, आई मीन आपने 15 क्वेश्चंस देखे, और ऐसे क्वेश्चंस आपके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छे से होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए अपने स्कोर को। आई एम वेटिंग फॉर योर स्कोर्स एंड आई एम गोना चेक दैट कि आपका स्कोर कितना आया। सो गाइस ऑल द बेस्ट फॉर योर बार काउंसिल एग्जामिनेशन, मतलब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो हम फटाफट लेके आएंगे, जल्दी ही लेके आएंगे, ताकि आपका AIB एग्जाम अच्छे से हो पाए।
थैंक यू गाइस।